हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं कुमार महेंद्र आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शांतिपुर पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी अर्थात साइकोलॉजी के सिलेबस पर बात करेंगे। अर्थात हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, सुपर टेट या जितने भी स्टेट में टेट के एग्ज़ाम होते हैं या सुपर टेट के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ाम में जो सीडीपी पूछी जाती है उसके बारे में आज हम लोग पूरा डिटेल उसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और उसी सिलेबस के अनुसार हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलिए एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसे देखिए आपको दिख रहा है, हम लोग बात करें तो देखिए सिलेबस की बात करें तो पाठ्यक्रम की अगर हम लोग चर्चा करें तो सबसे पहले हम लोग देखिए पाठ्यक्रम की चर्चा करते हैं और पाठ्यक्रम पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमको देखिए पाठ्यक्रम में, ठीक है, भारतीय शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करनी है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो देखिए अगर हम लोग इंडियन एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात वैदिक कालीन शिक्षा व्यवस्था या वेद पर आधारित शिक्षा व्यवस्था या हिंदू या ब्राह्मण शिक्षा व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था, जैन कालीन शिक्षा व्यवस्था, मध्यकालीन, मुस्लिम कालीन या इस्लामिक शिक्षा व्यवस्था के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो आधुनिक काल की शिक्षा है, ठीक है, अर्थात हम लोग लॉर्ड मैकाले से लेकर के और जितने भी हमारे पास शिक्षा के आयोग हैं उनकी बात हम लोग करेंगे। फिर उसके बाद भारत आज़ाद हो जाएगा 1947 में, तो हम लोग 1947 से लेकर के मोदी कालीन शिक्षा व्यवस्था की बात करेंगे। फिर इससे जितने भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उस पर भी हम लोग डिटेल क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो फिर इसके बाद देखिए हम लोग इसी के साथ साथ एनसीएफ की चर्चा करेंगे, आरटी की बात करेंगे, एनईपी की बात करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमको कुछ फिलॉसफी पढ़नी होती है, कुछ दर्शन शास्त्र पढ़ने होते हैं। तो अगर देखिए हम लोग फिलॉसफी की बात करें तो फिलॉसफी हमको दो टाइप की पढ़नी है, एक इंडियन फिलॉसफी पढ़नी है, एक वेस्टर्न फिलॉसफी पढ़नी है। अर्थात एक पश्चिमी साहित्य या पाश्चात्य साहित्य और एक भारतीय साहित्य, ठीक है। तो अगर देखिए अगर हम लोग बच्चों दर्शन की बात करें, फिलॉसफी की बात करें, तो दर्शन में जो हमको पढ़ना है, एक तो हमको पाश्चात्य दर्शन पढ़ना है। तो पाश्चात्य दर्शन की बात करें तो देखिए हमको आदर्शवाद की बात करनी है, यथार्थवाद की बात करनी है, प्रकृतिवाद की बात करनी है और प्रयोजनवाद की बात करनी है। अर्थात देखिए आइडियलिज्म, रियलिज्म, न्यूट्रलिज्म और उसके बाद प्रैग्मेटिज्म के बारे में डिटेल डिस्कस करना है। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को दर्शन के बारे में बात करनी है जो इंडियन फिलॉसफी है, जिसमें हम लोग सांख्य दर्शन, योग दर्शन और मीमांसा दर्शन के बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग महात्मा गांधी के बारे में पढ़ेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, राधा कृष्णन के बारे में, अरविंदो के बारे में, गीजू भाई बघेला के बारे में और जो भी अन्य महत्वपूर्ण लोग होंगे उनके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और इसके साथ जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चन और नए टाइप के बन सकते हैं उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग और बढ़ने की कोशिश करें तो फिर जो अगली टॉपिक हमारी होगी वह टीचिंग स्किल होगी, शिक्षण कौशल। तो हम लोग शिक्षण कौशल पर भी डिटेल डिस्कस करेंगे। तो जिसके अंतर्गत सबसे पढ़ेंगे हम लोग कि शिक्षण विधियाँ एवं शिक्षण कौशल। तो उसमें पढ़ेंगे सबसे पहले शिक्षा क्या है, व्हाट इज एजुकेशन। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे शिक्षण क्या है, व्हाट इज टीचिंग। फिर उसके बाद शिक्षण की परिभाषा को हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। फिर शिक्षण युक्ति की बात करेंगे, शिक्षण कौशल की बात करेंगे, शिक्षण सूत्र की बात करेंगे, ठीक है, शिक्षण व्यूहरचना की बात करेंगे, माइक्रो टीचिंग की बात करेंगे, महत्वपूर्ण शिक्षण विधियों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद देखिए शिक्षण के प्रतिमान पर बात करेंगे, शिक्षण के उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को हम लोग देखेंगे, शिक्षण के प्रारूप के आधार पर, शिक्षण के स्तरों के आधार पर, शिक्षण के शासन प्रणाली के आधार पर, ठीक है, फिर शैक्षिक क्रियाओं के आधार पर, शैक्षिक व्यवस्था के आधार पर, शिक्षण के फिर उसके बाद जितने भी शिक्षण के महत्वपूर्ण सिद्धांत होंगे उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो और देखिए अगर हम लोग बात करें और चीज़ों को अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो फिर देखिए अगर जो हमारी ये सूक्ष्म शिक्षण है, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, इसको पढ़ेंगे। और इसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे शैक्षिक तकनीकी के बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि क्या होती है शैक्षिक तकनीकी, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग ब्लूम की टेक्सोनॉमी को पढ़ेंगे। शिक्षण के प्रतिमान मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग्स मॉडल हैं आजकल पूछे जा रहे हैं, 5-6 टीचिंग्स मॉडल जो इंपॉर्टेंट हैं उसको पूछे जा रहे हैं। वैसे तो टीचिंग्स मॉडल 100+ हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो टीचिंग्स मॉडल पढ़ेंगे वह रिचर्ड
सचमैन का जो पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान है इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे जेएस ब्रूनर का जो कंसेप्ट अटेनमेंट टेस्ट है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए डेविड आशुबेल का, ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए विलियम जे गार्डेनर का जो सिनेटिक या क्रिएटिव टीचिंग मॉडल है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद देखिए जो स्किनर का शिक्षण प्रतिमान या अभिक्रमित अनुदेशन प्रतिमान या सक्रिय अनुबंधन अनुक्रिया अनुपान है, ठीक है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल प्रतिमान के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद देखिए जो छठे नंबर का हमारा प्रतिमान है, ठीक है, अर्थात ग्लेसर का बुनियादी शिक्षा प्रतिमान, रॉबर्ट ग्लेसर बेसिक टीचिंग मॉडल, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तब उसके बाद हम लोग आएंगे समावेशी शिक्षा पर, और हम लोग समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सामान्य बालक, विशिष्ट बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग समावेशी शिक्षा का सिद्धांत, समावेशी शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसी के साथ साथ हम लोग मंदबुद्धि बालक, बाल अपराधी बालक, दृष्टिबाधित बालक, पिछड़ा बालक, श्रवण बाधित बालक, मूक बधिर बालक, ठीक है, फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे अस्थिबाधित बालक, ठीक है, हकलाने वाले बालक की हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है, फिर समस्यात्मक बालक की बात करेंगे। फिर उसके बाद अधिगम जो निर्योग्यता वाले बालक होंगे उनका भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे कि कितने ऐसे बालक हैं जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले हैं, उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग प्रारंभिक शिक्षा में जो नवीन प्रयास हैं इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए हम लोग बात करेंगे एनईपी की बात करेंगे, ठीक है, आरटीई की बात करेंगे, फिर मध्याह्न भोजन योजना की बात करेंगे, सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे, बेसिक शिक्षा परियोजना की बात करेंगे, फिर सेवारत जो अध्यापक होते हैं इनकी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद प्राथमिक शिक्षकों का विशेष जो अनुप्रस्थान कार्यक्रम होता है उसकी बात करेंगे, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे शैक्षिक मापन और मूल्यांकन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखिए शैक्षिक प्रबंधन की भी हम लोग बात करेंगे। अब इसके बाद देखिए शैक्षिक प्रबंधन में सबसे पहले हम लोग शैक्षिक प्रबंधन को देखेंगे, फिर उसके बाद शैक्षिक प्रशासन को देखेंगे, शैक्षिक प्रबंधन को देखेंगे। इन दोनों चीज़ों पर हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो देखिए सब इसकी अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे, इसकी हम लोग शैक्षिक प्रशासन के तत्व की बात करें, विशेषता की बात करेंगे, प्रशासनिक जो ड्यूटीज़ होती है और उनके जो गुण होते हैं उस पर भी बात करेंगे। इसी प्रकार से शैक्षिक प्रबंधन पर हम लोग शैक्षिक प्रबंधन के अर्थ परिभाषा की बात करेंगे, शैक्षिक नियोजन की बात करेंगे, विद्यालय में वित्तीय संसाधनों के प्रबंधन की बात करेंगे, और अध्यापक जब भारत में विद्यालय के प्रकार की भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। फिर उसके बाद अब हम आएंगे जीवन कौशल पर, ठीक है। तो देखिए जीवन कौशल और प्रबंधन एवं अभिवृत्ति की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले देखिए हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति। यह भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, व्यावसायिक आचरण एवं नीति की बात करेंगे। अर्थात देखिए व्यावसायिक आचरण और नीति में हम लोग अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे, अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे। फिर व्यवसाय वृत्ति का अर्थ समझेंगे, फिर व्यवसाय के लक्षण को समझेंगे, फिर शिक्षण या शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, इसकी बात पूरा डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद देखिए शिक्षण व्यवस्था के नैतिक सिद्धांत की बात करेंगे, विद्यालय में शिक्षक के संदर्भ में बात करेंगे, व्यावसायिक आचरण, नीति और मूल्य इत्यादि की हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे जो महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न इससे बनेंगे उनके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए प्रेरणा अभिप्रेरणा, यह भी इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, तो हम लोग मोटिवेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप लोग एक जितने भी न्यू व्यूवर हैं, चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अधिक से अधिक लोगों को बताइए। आपको कंप्लीट सीडीपी और 7 डे सीडीपी पढ़ाई जाएगी, ठीक है, हफ्ते लगातार सीडीपी आपको पढ़ाई जाएगी। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करें तो, ठीक है, प्रेरणा की अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे, मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ, ठीक है, मोटिवेशन की बात करेंगे। फिर प्रेरणा के प्रकार की बात करेंगे, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। फिर अभिप्रेरणा के जो इंपॉर्टेंट सिद्धांत होंगे उसके बारे में बात करेंगे, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग मूल प्रवृत्ति के सिद्धांत की बात करेंगे, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत सिगमंड फ्रायड, मूल प्रवृत्ति का मैकडूगल के सिद्धांत की बात करेंगे। फिर अंतर्नोद सिद्धांत की बात करेंगे, सीएल हल का है ड्राइव थ्योरी, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर प्रोत्साहन का सिद्धांत के बारे में बात करेंगे, ओल्ट तथा कॉफमैन का है। फिर उसके बाद शारीरिक क्रिया का सिद्धांत की बात करेंगे, मार्गन का है, ठीक है। फिर उसके बाद मांग के सिद्धांत की बात करेंगे, नीड थ्योरी की बात करेंगे जो अब्राहम मैस्लो का है। इत्यादि चीज़ों पर हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें तो फिर अभिप्रेरणा के स्रोत की बात करेंगे कि क्या क्या सोर्स होता है अभिप्रेरणा का, सोर्स ऑफ मोटिवेशन की बात करेंगे। फिर अभिप्रेरणा की हम लोग प्रकृति पर बात करेंगे कि अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या होती है। फिर प्रेरकों का वर्गीकरण करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटिव्स की बात करेंगे। फिर उसके बाद अभिप्रेरणा और सीखने को समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोटिवेशन एंड लर्निंग की बात हम लोग डिटेल करेंगे। फिर उसके बाद देखिए शिक्षार्थियों को अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाली विधियां हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। शिक्षार्थियों की जो अभिप्रेरणा को बढ़ाने वाली विधि है इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ देखिए हम लोग बात करेंगे कि जो शिक्षक की भूमिका है, रोल ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो हम लोग शिक्षक की भूमिका की भी बात करेंगे, रोल ऑफ टीचर्स की भी बात करेंगे कि एक टीचर का क्या क्या रोल होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग देखिए बात करेंगे कि टीचर एज ए फैसिलिटेटर, तो हम लोग देखिए बात करने वाले हैं कि जो टीचर है वह क्या है, एज ए फैसिलिटेटर होता है, सुविधादाता होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टीचर अनुसरणकर्ता होता है, टीचर जो होता है ऑब्जर्वेंट होता है। फिर उसके बाद टीचर जो होता है क्या, नेतृत्व करता होता है, टीचर एज ए लीडरशिप, टीचर एज ए गाइडेंस, टीचर एज ए, ठीक है, काउंसलर। इस चीज़ों की हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे ठीक है, संवैधानिक एंड मानवीय मूल्यों के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन वैल्यूज़ है इनके बारे में भी हम लोग डिटेल क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अर्थात देखिए अगर हम लोग संवैधानिक वैल्यूज़ की बात करें, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, वैल्यू हैं, तो मूल्य की बात करें तो जैसे हमारे संविधान में समानता की बात करता है, संविधान स्वतंत्रता की बात करता है, संविधान ब्रदरहुड की बात करता है, संविधान सेकुलरिज्म की बात करता है, संविधान सामाजिक न्याय की बात करता है। तो इन सब चीज़ों पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिस पर संविधान क्या करता है। फिर उसके बाद साथ ही साथ हम लोग संविधान की प्रेम्बल की बात करेंगे, अर्थात इन सारी चीज़ें कहाँ कही गई है उसको हम लोग डिटेल देखने की कोशिश करेंगे। प्रस्तावना को देखेंगे, प्रस्तावना के साथ साथ देखिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स को देखेंगे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को देखेंगे और DPSP को देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी को। फिर उसके बाद देखिए कुछ मानवीय मूल्य होते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ मानवीय मूल्य की भी बात करेंगे कि कौन कौन से मानवीय मूल्य हैं। तो देखिए मानवीय मूल्य में सही आचरण की बात करेंगे, स्वयं सहायता कौशल की बात करेंगे, सामाजिक कौशल की बात करेंगे, नीति शास्त्री कौशल की बात करेंगे, और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, शांति की बात करेंगे, सत्य की बात करेंगे, स्नेह की बात करेंगे और उसके साथ साथ हम लोग अहिंसा की भी बात करेंगे। तो यह कुछ हमारे ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद देखिए हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग पुरस्कार और दंड की बात करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। पुरस्कार दंड व्यवस्था का प्रभावी प्रयोग की बात करेंगे, तो जिसमें हम लोग देखिए डिटेल पुरस्कार को समझेंगे, पुरस्कार देने के लाभ को समझेंगे, पुरस्कार की विशेषता और आलोचना इत्यादि चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग दंड की बात करेंगे, दंड की अर्थ और परिभाषा की बात करेंगे, दंड के प्रकार की बात करेंगे, दंड के विभिन्न रूप की बात करेंगे ना, और इनसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे प्रश्नों पर भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग जीवन कौशल के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, हम लोग जीवन कौशल के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, जो लाइफ स्किल होती है इसके बारे में कि जीवन कौशल की अर्थ और परिभाषा क्या होती है, जीवन कौशल के घटक क्या होते हैं, ठीक है, जीवन कौशल की जो आवश्यकता एवं महत्व है यह क्या होता है, फिर जीवन कौशल की जो विशेषताएं होती हैं यह क्या होती हैं। फिर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे, शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान की बात करेंगे, एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग भूमिका की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, भूमिका की बात करेंगे, अर्थ एवं परिभाषा की बात करेंगे। फिर उसके बाद क्रियात्मक एवं मौलिक अनुसंधान में अंतर को समझने की कोशिश करेंगे कि क्रियात्मक एवं मौलिक अनुसंधान में अंतर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग क्रियात्मक अनुसंधान का क्षेत्र या समस्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान के उद्देश्य या प्रयोजन के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए अगर हम लोग डिस्कस करें क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता के बारे में बात करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के महत्व के बारे में बात करेंगे, क्रियात्मक अनुसंधान के पद के बारे में बात करेंगे। तो जो स्टेप ऑफ एक्शन रिसर्च होता है इससे भी बहुत बार प्रश्न एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए अब हम लोग इतना पढ़ लेंगे तो इसके बाद ये हमारा 20 नंबर का होगा, जो सुपर टेट की क्या है टॉपिक है, जहाँ DSSB हो गया, NBS हो गया, KVS हो गया, इन सब एग्जामों में ये यूपी के सुपर टेट का हो गया, इन एग्जामों में पूछा जाता है। अब तो यूपी टेट, सी टेट हर जगह ये सब चीज़ें क्या होती हैं,
पुटअप की जाती हैं। तो उसके बाद देखिए अब हमारा बाल मनोविज्ञान की बात करेंगे हम लोग, बाल मनोविज्ञान, ठीक है, या बाल विकास एवं अध्यापन कला, चाइल्ड साइकोलॉजी या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, कि मनोविज्ञान क्या होता है, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो मनोविज्ञान क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अर्थ एवं परिभाषा को समझेंगे कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ इसको समझेंगे। शिक्षा क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है इस पर डिस्कस करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अर्थ एवं परिभाषा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति को समझने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता और अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य होंगे उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो जैसे ही हम लोग मनोविज्ञान को समझ लेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान को समझ लेंगे, तब उसके बाद हम लोग इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ने की कोशिश करेंगे। तब उसके बाद हम लोग अधिगम को पढ़ेंगे। तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अधिगम को पढ़ेंगे। तो देखिए अगर हम लोग अधिगम की बात करें, लर्निंग की बात करें, सीखने सिखाने की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट, सुपर टेट, जितने भी एग्जाम होते हैं सारे एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ और परिभाषा को देखेंगे कि अधिगम की अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अधिगम का महत्वपूर्ण जो कथन होंगे, फिर अधिगम की विशेषता क्या होती है, फिर अधिगम का सिद्धांत क्या होते हैं। इन सब चीज़ों में हम लोग अधिगम के जितने भी सिद्धांत हैं सबको डिस्कस करेंगे। जैसे देखिए सीखने के नियम थांडाइक ने दिया है। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे। देखिए कौन दिया, थांडाइक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत की बात करेंगे, कौन दिया, BF स्किनर। फिर उसके बाद देखिए शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत IP पावलर। पुनर्बलन का सिद्धांत CL हल। व्यवहारवादी सिद्धांत वाटसन। अधिगम का समीपता का सिद्धांत AV गुथरी की बात करेंगे हम लोग। फिर सामाजिक सांस्कृतिक जो आपके विकास का सिद्धांत है उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और अल्बर्ट बंडूरा का है। फिर अधिगम का सोपानकी का सिद्धांत रॉबर्ट M गैने का है। फिर उसके बाद देखिए गेस्टाल्टवादी सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे, मैक्स वर्दीमर का है। सूज के सिद्धांत की हम लोग बात करेंगे, तो यह वोल्फगंग कोहलर का है। अधिगम का क्षेत्र सिद्धांत की बात हम लोग करेंगे। देखिए अधिगम के क्षेत्र सिद्धांत की बात करें तो यह कर्ट लेविन का है। अधिगम का चिन्ह सिद्धांत की बात करेंगे, कर्ट कोपका का है, ठीक है। तो ये भी सिद्धांत बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। फिर अधिगम को जितने भी प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, जो फैक्टर होते हैं जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे प्लेटू ऑफ लर्निंग, अर्थात अधिगम के पठार की बात करेंगे, अधिगम के वक्र की बात करेंगे, अधिगम के स्थानांतरण की, अधिगम के महत्वपूर्ण तथ्य की, और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न जो होंगे उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बिल्कुल बने रहिए। चैनल को आप लोग एक बार शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको निःशुल्क CDP पूरी कंप्लीट पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। और सिलेबस की बात करें तो देखिए अगली जो टॉपिक है वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 10 क्वेश्चन हर बार CTET में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए वृद्धि एवं विकास की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसकी अर्थ एवं परिभाषा, फिर महत्वपूर्ण कथन, फिर इसके विशेषता, फिर महत्व, फिर वृद्धि और विकास के जो सामान्य सिद्धांत होते हैं इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर विकास के अवस्थाओं की बात करेंगे कि विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। अर्थात देखिए हम लोग बात करेंगे गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे कि गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था में, ठीक है, बालक का शारीरिक विकास कैसे होता है, बालक का मानसिक विकास कैसे होता है, बालक का संज्ञानात्मक विकास कैसे होता है, ठीक है, बालक का सामाजिक विकास, बालक का नैतिक विकास, बालक का भाषा का विकास। और इसके बाद जब इतना पढ़ लेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण, ठीक है, सिद्धांत हैं, थॉट्स हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो आपके कुछ महत्वपूर्ण चिंतक हैं उनके बारे में पढ़ने की, जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जीन पियाजे। फिर जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, जीन पियाजे प्रिंसिपल ऑफ मोरल डेवलपमेंट, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे, ठीक है, नैतिक विकास का सिद्धांत, लॉरेंस कोहलबर्ग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ठीक है, लेव वाइगोस्की के बारे में हम लोग बात करेंगे। फिर मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, इरिक एरिक्सन के बारे में बात करेंगे। फिर ब्रूनर प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तब उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बुद्धि के बारे में कि क्या क्या होता है बुद्धि के अंतर्गत। तो हम लोग इसके बाद बुद्धि की अर्थ एवं परिभाषा को समझने की कोशिश करेंगे, बुद्धि के
ठीक है, महत्वपूर्ण कथन को समझने की कोशिश करेंगे, कि जो बुद्धि की विशेषता होती है इसको समझेंगे, कुछ महत्वपूर्ण जो बुद्धि के सिद्धांत हैं उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या क्या समझने की कोशिश करेंगे, तो बुद्धि के एक तत्व के सिद्धांत को समझेंगे, बुद्धि के दो तत्व के सिद्धांत, बुद्धि के तीन तत्व के, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद देखिए आगे हम लोग बढ़ें तो फिर बहुबुद्धि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, हार्वर्ड गार्डनर, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सीटेट में हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। फिर उसके बाद देखिए बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत पढ़ेंगे, थ्रस्टन का है, बुद्धि का तरल ठोस सिद्धांत कैटल का है, बुद्धि का कख का सिद्धांत आपका देखिए हैब महोदय का है, बुद्धि का 3D संरचना का सिद्धांत जेपी गिलफोर्ड का है। ठीक है, तब इसके बाद और भी जो सिद्धांत छूटे होंगे उनको भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद बुद्धि का मापन सिद्धांत, बुद्धि लब्धि के बारे में, बालकों के प्रकार के बारे में, अर्थात देखिए प्रतिभाशाली बालक और सृजनात्मक बालक, इनके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग निर्देशन एवं परामर्श के बारे में बात करेंगे, यह भी इंपॉर्टेंट है, अर्थात समावेशी बच्चों हेतु जो निर्देशन और परामर्श होता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जिसमें देखिए हम लोग पहले इसके अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, इसके प्रकार को समझेंगे, इसके उद्देश्य को समझेंगे, इसके विधियों को समझेंगे, इसकी आवश्यकता क्या होती है और इसके क्षेत्र क्या होते हैं, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अर्थात देखिए हम लोग बात करेंगे मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज की बात करेंगे, मंडली प्रयोगशाला, ठीक है, जो मंडल स्तर पर होते हैं इसकी बात करेंगे, जिला चिकित्सालय की हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जिला चिकित्सालय, फिर जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण डाइट सेंटर की बात करेंगे, ठीक है, जिसको लाइट हाउस बोला जाता है। और उसके बाद देखिए अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण तंत्र को समझेंगे, सामुदायिक जो समुदाय एवं विद्यालय की सहयोगी समितियां जिससे रेखा उखा समिति होती है उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सरकारी एवं गैर सरकारी जो समितियां होती हैं इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तब इसके बाद एक हमारी टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। तो देखिए पर्सनालिटी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग इसके अर्थ और परिभाषा को समझेंगे, महत्वपूर्ण कथन को समझेंगे, ठीक है, व्यक्तित्व के वर्गीकरण को समझेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक को समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग समझें व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात करेंगे, कि जो व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं इनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो इसके अंतर्गत देखिए हम लोग पढ़ेंगे मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी सिगमंड फ्राइड की है, ठीक है, यही एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसके बारे में बार बार पूछा जाता है। फिर व्यक्तित्व मापन की विधियों के बारे में, प्रक्षेपी विधि, अप्रक्षेपी विधि, आत्मनिष्ठ विधि की बात करेंगे या व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करेंगे, ठीक है, वस्तुनिष्ठ विधि की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग देखिए TAT को हम लोग पढ़ेंगे, CAT को पढ़ेंगे, चलिए, तो जिसके अंतर्गत देखिए प्रक्षेपी विधियों में हम लोग, ठीक है, TET, CET, SCT, ठीक है, IBT और WAT इत्यादि चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद देखिए आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तब उसके बाद देखिए व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यही व्यक्तित्व से ही हम लोग पढ़ लेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताओं, इंडिविजुअल डिफरेंस। तो इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हम लोग अर्थ और परिभाषा पढ़ेंगे, प्रकृति और उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। फिर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार पढ़ेंगे कि कौन कौन सा प्रकार होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हम लोग जो कारण होते हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो क्षेत्र होता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का शैक्षिक जो महत्व होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समायोजित करना, आप कैसे, आपकी कक्षा में बहुत सारे व्यक्तिगत विभिन्नताओं वाले बच्चे आएंगे तो उनको आप कैसे समायोजित करेंगे, इनके बारे में भी हम लोग समझेंगे। फिर उसके बाद देखिए हम लोग बात करेंगे कि एक समस्या समाधानकर्ता और एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में जो बालक होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। फिर उसके बाद देखिए हम लोग चिंतन के बारे में पढ़ेंगे, रुचि के बारे में पढ़ेंगे, आदत के बारे में पढ़ेंगे, अवधान के बारे में पढ़ेंगे, व्यवधान के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, विस्मृति के बारे में पढ़ेंगे। तो जितनी भी टॉपिक अब छूटी होंगी उनके बारे में भी हम लोग डिटेल बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, ठीक है, मूल्यांकन के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसमें देखिए पहले मापन पढ़ेंगे, फिर मूल्यांकन पढ़ेंगे, फिर आकलन पढ़ेंगे, फिर आकलन के प्रकार को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद CCE को पढ़ेंगे। फिर देखिए उसके बाद हम लोग बात कर लें, ठीक है, अधिगम में योगदान देने वाले जो निजी और पर्यावरणीय कारक होते हैं इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर अन्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत एवं परिभाषाएं होंगी उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, अर्थात मिसलेनियस की बात करेंगे, जो विविध जो छूट गया होगा उसके बारे में, ठीक है। अगर देखिए हम लोग बात करें कि अब आपको
हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी फॉर टीचर्स एग्जाम। जितने भी टीचर्स के एग्जाम होते हैं जहाँ पर सीडीपी पूछी जाती है उसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर देखिए हम लोग स्ट्रेटजी अर्थात 30 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से हम 30 नंबर कैसे पाएंगे, अर्थात 30 आउट ऑफ 30 हम कैसे गेन करेंगे, इसके बारे में हम लोग समझें। तो देखिए इसके लिए आप क्या किया जाएगा, आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट होगा, जो टॉपिक पढ़ाई जाएगी उसका टेस्ट लिया जाएगा। फिर उसके बाद जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो चैप्टर वाइज टेस्ट होगा आपका। फिर डेली क्लास असेसमेंट होगा आपका, डेली क्लास में ही आपका क्या होगा असेसमेंट होगा। फिर इसके बाद देखिए अगर हम लोग बात करें चैप्टर मिसलेनियस टेस्ट होगा आपका, वीकली टेस्ट होगा आपका, ठीक है। और उसके बाद उसके साथ साथ रिवीजन भी होगा। फिर आपको पीडीएफ नोट मिलेगा, इंडिविजुअल डाउट सेशन होगा आपका, फिर कंबाइंड डाउट सेशन होगा। प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन होंगे उस पर पूरा डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले आपका 20 फुल मॉक टेस्ट होगा, ठीक है। टॉपिक वाइज प्रिंटेड नोट्स होगी आपके पास, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन व्यवस्था होगी, ठीक है। और उसके बाद अगर देखिए अब लास्ट में हम लोग गुरु दक्षिणा की बात कर लें कि इतनी सीडीपी अगर आपको पढ़नी है, कंप्लीट पढ़नी है, बार बार आपको कहीं भटकना नहीं है, एग्जाम हर हाल में क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ ना कुछ गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। लेकिन यह जो क्लास है आपके लिए बिल्कुल क्या होगी, फ्री होगी, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं क्लास कितनी चलेगी, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात कर लें यूपी टेट या जो अदर टेट के एग्ज़ाम हैं, किसी भी, चाहे यूपी टेट, चाहे हम लोग यूपी टेट की बात कर लें, चाहे बिहार टेट की बात कर लें, एमपी टेट की बात कर लें, रीट की बात कर लें, हरियाणा टेट की बात कर लें, जितने भी स्टेट के टेट होते हैं उनके लिए, तो इसकी जो फीस रखी गई है 3000 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर जो होंगे यहाँ पर 50 लेक्चर होंगे। तो आपको क्लास खत्म करने के लिए 50 लेक्चर लगेंगे और एक लेक्चर आपका 1.5 घंटे का होगा। तो अर्थात टोटल आपके जो 75 घंटे लगेंगे और 2 महीने में आपका ये कोर्स क्या होगा, समाप्त होगा। 7 डे क्लास होगी, तब जाकर के आपका 2 मंथ में यह कोर्स क्या होगा, समाप्त होगा। उसी प्रकार से सी टेट के लिए भी फी है। देखिए अगर हम लोग सी टेट के लिए डिस्कस कर लें तो सी टेट की जो फी का स्ट्रक्चर है यह भी 3000 है, लेकिन ये कोर्स बिल्कुल आप लिए फ्री रहेगा, किसी भी तरीके से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ भी 50 होंगे और टोटल घंटा जो होगा वो आपका 75 होगा और इसका भी टाइम ड्यूरेशन जो होगा, ठीक है, 2 महीने का होगा। अगर देखिए आपको केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी के लिए सीडीपी अगर पढ़नी है तो इसकी जो फी होगी, ठीक है, 4000 होगी और टोटल नंबर ऑफ लेक्चर इसमें 75 लगेंगे। अर्थात टोटल मैं आपको 75 लेक्चर पढ़ाऊंगा और 100+ घंटे पढ़ाऊंगा, 110 प्लस घंटा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। और टोटल 75 आपके लेक्चर होंगे और इसको समाप्त होने में आपको 3 महीना लगेगा। कितना महीना लगेगा, 3 महीना लगेगा। और जब मैं आपको 7 डे पढ़ाऊंगा तब 3 मंथ में ये कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद देखिए कंप्लीट सीडीपी, आपको पूरी कंप्लीट सीडीपी पढ़नी है ना, यूपी टेट, सी टेट, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, ठीक है। तो इसकी देखिए अगर कंप्लीट सीडीपी पढ़नी है किसी भी भारत के एग्जाम के लिए, अगर आपको सीडीपी पढ़नी है तो इसके लिए देखिए आपको क्या है, इसके लिए देखिए हम लोग बात करें तो इसके लिए फीस जो आपकी है 5000 है और इसके लिए जो आपका टोटल 100 लेक्चर है, कितना लेक्चर है, 100 लेक्चर आपको टोटल मिलेगा और उसके बाद 150 घंटे की क्लास मिलेगी, ठीक है। और आपका 4 महीने में समाप्त होगा। अर्थात मैं आपको 7 डे पढ़ाऊंगा और 4 महीने पढ़ाऊंगा और 1.5 घंटे पर डे पढ़ाऊंगा, तब जाकर के आपकी पूरी सीडीपी क्या होगी, समाप्त होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सीडीपी पढ़ने के लिए। लेकिन यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल क्या है, निःशुल्क है, किसी भी प्रकार की आप लोगों से फीस नहीं ली जाएगी और 7 डे आपको क्लास मिलेगा और डेली मिलेगा, किसी दिन भी। और आप लोग जानते हैं कि जब मैं पढ़ाना शुरू करता हूं तो बिल्कुल 7 डे नॉन स्टॉप पढ़ाता हूं, ठीक है। तो सारे बच्चों को आप लोग बताने की कोशिश करिए, आपको सीडीपी निःशुल्क मिल रही है, ठीक है। तो डिटेल सीडीपी आपको निःशुल्क पढ़ाई जाएगी, विथ पीडीएफ पढ़ाई जाएगी, ठीक है। अगर ज़रूरत पड़ेगी आपसे कोई फ़ी लेने की तो जैसे 11 रुपया, 51 रुपया या 101 रुपया, इस टाइप की कोई फीस होगी जिसमें, ठीक है, नेट का खर्च निकल जाए, बिजली का खर्च निकल जाए, इस टाइप की कोई अगर फीस भी आपसे ली जाएगी तो ली जाएगी, वो तो आप बिना कहे दे देंगे, ठीक है। मेहनत पर, टीचर के, ठीक है, मेहनत पर आप लोग दे देंगे। तो आपको पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो आप लोग, ठीक है, पूरी कंप्लीट पढ़ने के लिए चैनल को सिर्फ एक बार क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ठीक है, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी ग्रुप में, व्हाट्सएप, फेसबुक, जितने भी आपके ग्रुप हैं हर जगह क्या कर दीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए, वही हमारी गुरु दक्षिणा होगी। चलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, आपको शेड्यूल बता दिया जाएगा कितने बजे से क्लास चलेगी। धन्यवाद।